नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल के क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को बहुत अच्छे से देखा था और बहुत अच्छे से देखने के बाद कुछ पे अच्छा खासा न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, आज हम लोग राउल्ट्स लॉ से आगे बढ़ते हैं और राउल्ट्स लॉ से आगे बढ़ने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन का अगला टाइप, जिसको हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे तो वहां पे अलग टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन करके चले थे। ठीक है, अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर पे हम करेंगे। याद रखना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। एक को बोलते हैं हम लोग आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक चीज को देखेंगे कि आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखो आइडियल कहने का मतलब क्या चीज होता है। अगर आपसे आइडियल कहने का मतलब कह दिया जाए तो आप क्या बताओगे? जो बहुत अच्छा होता है, जो सारा बातों को मानता है, जो सारा चीज रूल्स को फॉलो करता है, उसको आइडियल बच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिक्विड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं और वो भी लिक्विड सॉल्यूशन में आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि वो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो एक आइडियल बच्चा की तरह सारा रूल्स को फॉलो करेगा। तो अगर वो सारा रूल्स को फॉलो करेगा तो उसको हम आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे, और अगर वो सारा रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे। सीधा सा बात है। अब वो रूल्स क्या क्या है उस पर हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है, देखो इसका सबसे पहला रूल क्या होता है? इट ओबेज राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली। इट ओबेज राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली। ठीक है, मतलब ये राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करेगा। अब राउल्ट्स लॉ कल के क्लास में क्या बताए थे? राउल्ट्स लॉ के बारे में बोले थे क्या? ये होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, और पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई आपका कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया, पहला रूल फॉलो किया, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर वो दूसरा रूल को फॉलो किया जिसमें बोला जाता डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, तब भी बहुत बढ़िया बात है। तीसरा रूल फॉलो किया डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, अगर वो ये तीन रूल को अच्छे से फॉलो करता है तो हम लोग कहते हैं क्या कि वो आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपको मोटा मोटी याद रखना है कि आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाए, जिसमें डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो हो जाए, उसको हम लोग ये तीन रूल जो भी सॉल्यूशन फॉलो करेगा उसको आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। एक चीज अभी क्लियर कर देना चाहते हैं, 100% आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता। ठीक है, 100% आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता है। बहुत सारा सॉल्यूशन जो होता है वो आपको आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करता है, तो हम लोग उसको मान करके चलते हैं। ठीक है, 100% नहीं होता, कोई हो सकता है 90% हो, कोई हो सकता है 95% हो, कोई हो सकता है 85% हो, तो उन लोग को हम लोग मान करके चलते हैं कि वो आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ही दिमाग से निकाल देना, 100% परफेक्ट बच्चा आज के टाइम पे कोई नहीं होता है। ठीक, अच्छा, याद करने के बाद अगर आपको याद करना है तो याद करने के अकॉर्डिंग तो इससे आपका काम हो जाएगा, पर आप असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है आज के टाइम पर उसमें आप फंसोगे। कैसे फंसोगे? वहां पर आपको ये नहीं बोलेगा कि उसका तीन कंडीशन बताइए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ये, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी का ये, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, ये आपको वो कभी नहीं देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो आप लिखे ना डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ये उसका मतलब आपसे बोल देगा और उसको वो असर्शन रीजन के फॉर्म में डालेगा क्वेश्चन और बोलेगा बताइए सही है कि गलत है। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम लिखे डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो मतलब दो लिक्विड को आप मिला रहे हो और दो लिक्विड को मिलाने के बाद उसमें कोई भी इंथाल्पी चेंज नहीं हो रहा, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा ना तो हीट रिलीज हो रहा, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इसी को वो लैंग्वेज फॉर्म में क्या देगा, इट, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स देयर इज नो enthalpy change during mixing up
ड्यूरिंग मिक्सिंग अप टू लिक्विड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लिक्विड को मिलाने पे किसी भी टाइप का कोई इंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, तब आपको ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो कि ये पहला लिक्विड हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मान करके चलते हैं, ये हो गया मेरे पास लिक्विड ए। ठीक, कोई लिक्विड है, इसको हम लोग मान करके चल रहे हैं, ये हो गया मेरे पास लिक्विड ए। इस पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा लिक्विड को लेते हैं, वो दूसरा लिक्विड हो गया यहाँ मेरे पास लिक्विड बी। ठीक है, इसको हम मान करके चल रहे हैं, ये मेरे पास दूसरा लिक्विड है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड बी। अब अगर हम ये दोनों को आपस में मिला दें, तो ये दोनों को अगर हम आपस में मिला दें तो वो मेरे पास क्या होगा, ए बी का मिक्सचर आ जाएगा, ए और बी का मिक्सचर आ जाएगा, और ये ए और बी का जो मिक्सचर आएगा ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा एक चीज सोचो, जब भी आप दो लिक्विड को मिलाओगे ना, जब भी आप दो लिक्विड को मिलाओगे तो आपके साथ होता क्या चाहिए, या तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा पूरी तरह से मिलने के लिए, या फिर वो हीट रिलीज करेगा। ठीक, क्या बोले, दो लिक्विड को मिलाने पे या तो वो हीट एब्सॉर्ब करता, मतलब या तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, या तो वो हीट रिलीज करेगा, या मतलब कि वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। पर यहाँ पर हम दो लिक्विड को मिला रहे हैं, लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ हम मिला रहे हैं, और लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ जब हम मिला रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या कि सर कोई भी आपका हीट ना एब्सॉर्ब भी हो रहा है ना रिलीज नहीं हो रहा है। तो ऐसा चक्कर कैसे हो गया, आप बोलते हैं कि मिलाने पे या तो एब्सॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा, हम यहाँ दो लिक्विड को मिला भी दे रहे हैं, ना एब्सॉर्ब भी हो पा रहा है ना रिलीज ही हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या चाहिए कि यहाँ पर जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, इट मीन्स ए बी interaction has same strength as that of AA interaction and BB interaction। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सैंपल पेपर आप देखोगे ना तो उसमें इसी पे असर्शन रीजन बना करके देता है कि कोई आपका सॉल्यूशन है जिसमें ए बी इंटरेक्शन जो है ए और बी इंटरेक्शन के बराबर है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ए और बी जब आपस में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, कहीं ना कहीं ये बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटा होगा। जब ये दोनों बॉन्ड आपस में टूटा होगा तब जाकर के ए और बी के बीच का बॉन्ड बना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना तोड़ने में एनर्जी इसका जा रहा है उतना ही बनने में एनर्जी चला जा रहा है, मतलब जितना तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी इसको बनाने में चला जा रहा है। तो जब दोनों एनर्जी मेरा बराबर है तो सीधी सी बात है कि उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू 0 हो जाएगा। ए और बी को तोड़ने में जितना एनर्जी लग रहा है ए बी को बनने में उतना ही एनर्जी निकल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ये जो इंटरेक्शन है उसमें आपका डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, असर्शन रीजन में यूज किया जाता है। इसी हिसाब से हम थर्ड कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो लिक्विड को मिला रहे हो तो दोनों लिक्विड को मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो आपका कभी भी हो नहीं पा रहा है। जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड्स। मतलब दो लिक्विड को मिलाने पे वॉल्यूम चेंज 0 हो रहा है। ठीक है, चलो एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे अगर मान लो 10 ml हम लिक्विड ए लेते हैं, 10 ml हम लिक्विड बी लेते हैं, तो आपको यहाँ पर हर हाल में 20 ml सॉल्यूशन मिलेगा। देखो एक चीज अभी क्लियर कर देते हैं, हम लोग को भले देख करके लगेगा कि सर ऐसा ही तो होता है। अगर हम 10 ml पानी ले, 10 ml अल्कोहल ले, दोनों को आपस में मिला ले तो 20 ml हो जाएगा। बेटा जरूरी नहीं है। 10 ml पानी में
10 ml अल्कोहल मिला के 20 ml आपको जो सॉल्यूशन आप जो सोच रहे हो ना वैसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता आगे उसको हम एग्जाम्पल से समझा देंगे इसी वाले आज के क्लास में, ठीक है। तो ये गलती से मत सोचना, हो सकता है वो 20 से ज्यादा भी हो जाएगा या हो सकता है वो 20 से कम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भ्रम में मत रहना कि 20 ml पूरा मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे 20 ml मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर 20 ml मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कहीं ना कहीं ये आपका एक आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन का केस में ही 100% आपको सेम लिक्विड मिलेगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इट इज पॉसिबल only when liquid A and liquid B have comparable molecular mass। ये तभी हो पाएगा जब लिक्विड A और लिक्विड B का मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा जाता है, यहां पर क्या होता है, सारा जगह जो आपका एग्जाम में पूछता है स्कूल एग्जाम, वो आपको नॉर्मली जो है वो आपसे एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा क्या कि आप पहचान करके बताइए कि ये जो हम एग्जाम्पल दिए हैं वो आइडियल का है कि नॉन आइडियल का है। अब आइडियल है कि नॉन आइडियल है वो एग्जाम्पल आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल याद करने का बहुत अच्छा तरीका देखो, अगर हम एग्जाम्पल बात करें कि आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो पहला बात तो हम आपको क्या बोले कि आपका 100% आइडियल सॉल्यूशन तो कोई होता नहीं है। तो 100% अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, 98% होता है, तो आखिर ऐसा कौन कौन सा है सर, उसका भी हमको याद करने का तरीका बताइए। तो देखो मेन बात यही चीज है, हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब क्या हो गया, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो लगभग आपका बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेक्टेन को लेते हैं, तो देखो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेक्टेन आपका सीधी सी बात है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास में 14 का अंतर होगा। होमोलोगस सीरीज में हम लोग को पढ़ाया गया था कि हेक्सेन के बाद हेप्टेन आता है, लगातार दो मेंबर के बीच में आपका 14 ग्रुप का ही अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, मतलब 14 का अंतर होता है, तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड एग्जांपल को लें, तो सेकंड एग्जांपल है मेरा ब्रोमो इथेन और आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बाद आयोडीन आयोडो इथेन। देखो यहाँ पर भी इन दोनों का मास कंपेरेबल है मतलब आपस में लगभग बराबर है, ठीक है। थर्ड कंडीशन को अगर हम ले, तो थर्ड कंडीशन में आपका आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। देख लो यहाँ पर भी आपका होमोलोगस सीरीज ही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि CH2 ग्रुप का ही अंतर है। फोर्थ एग्जांपल पे आ जाए तो बेंजीन के साथ आपका मिल जाएगा टॉल्यूइन, ठीक है। तो बेंजीन के साथ अगर आपका टॉल्यूइन मिल रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल का अगर हम बात करें तो आपका क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आप सॉल्यूशन को देख रहे हो ना, तो बेटा ये जो सारा का सारा जो आप सॉल्यूशन को देख रहे हो, तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर मास आपका कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब लगभग बराबर है, ठीक है। एग्जैक्ट बराबर नहीं बात बोले, लगभग बराबर बोले कि अप्रोक्स में देखो कि इसका मास लगभग जो है आपस में वो बराबर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको दे देगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। किसका एग्जाम्पल है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में किसका, आइडियल का कि नॉन आइडियल का कि पॉजिटिव डेविएशन का कि नेगेटिव डेविएशन का। तो आप देख लेना कि सर मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हमेशा एक चीज को याद रखना, इसमें नोट पॉइंट में एक चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि आपका आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन हो, दोनों केस में जो आपका डेल्टा एस होता है मतलब एंट्रोपी चेंज का जो मिक्सिंग होता है वो हमेशा जो है वो आपका ज्यादा होगा। जैसा दो लिक्विड को आप मिलाओगे, ठीक है, तो जब आप दो लिक्विड को मिलाओगे तो एंट्रोपी हर हाल में बढ़ेगा, भले आपका एनर्जी बढ़े चाहे नहीं बढ़े, ठीक है। आपका दो लिक्विड को मिलाने पे एंथैल्पी चेंज हो चाहे नहीं हो, पर दो लिक्विड को आप मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ने की वजह से उसका जो एंट्रोपी होता है ना वो एंट्रोपी हर हाल में बढ़ता है, और अगर एंट्रोपी बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसका गिब्स एनर्जी आपका चेंज होगा, मतलब गिब्स एनर्जी उसका डिक्रीज करेगा। तो ये चीज याद रखना कि चाहे आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन हो, ये दोनों केस सब में बराबर होगा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी आपका ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी मिक्सिंग आपका लेसर देन 0, ये सारे में होगा, ठीक है। इसके बाद एक इसमें इसका लास्ट चीज आता है इसका ग्राफ, कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो एक का खाली आइडियल का अच्छे से ग्राफ को देख लो, नॉन आइडियल में बस उसी ग्राफ को या तो बढ़ाना रहेगा या तो घटाना रहेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है।
तो अब आते हैं उसका ग्राफ को कि आइडियल बाइंडर लिक्विड सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम ग्राफ दिया है ना तो यहाँ पर हमको जो ग्राफ पढ़ना रहता है वो वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ हमको ग्राफ पढ़ना रहता है। ठीक है, वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के हिसाब से ग्राफ पढ़ना रहता है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस हो गया। ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, इधर साइड में हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं और इधर साइड में हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का हम यहाँ पर ग्राफ खींचना चाहें तो अब मोल फ्रैक्शन में चूंकि बाइंडर लिक्विड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो दो टर्म होगा, एक होगा ए और एक होगा बी। तो ए के लिए बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि काई ए, और बी के लिए बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि काई बी। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना कि एक जगह काई ए होगा तो एक जगह काई बी होगा। अब यहाँ पर मान करके चलो, यहाँ पर मान करके चलो क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो अगर ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अगर हम काई ए का वैल्यू जो है काई बी का जो वैल्यू है इसको हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर काई बी को जीरो ले लेते हैं, तो अगर काई बी को जीरो ले लेंगे तो काई ए मेरा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज को हमको क्या पता चला कि सर यहाँ पर हम काई बी को जीरो ले लिए तो काई ए 1 हो गया। काई बी जीरो करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरा सोल्यूशन है ना वो सोल्यूशन में प्योर लिक्विड ए है, क्योंकि प्योर लिक्विड ए रहेगा तो काई बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान करके चलेंगे सर कोई प्योर लिक्विड ए है, तो प्योर लिक्विड ए है तो काई ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, काई बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसका अगर हम वेपर प्रेशर देखें तो मान करके चलते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर कहीं पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर चूंकि वेपर किसका निकल रहा है केवल और केवल लिक्विड ए का, तो इसको पी नॉट ए से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं वही दूसरे साइड हम लोग ले लेते हैं काई बी को लिए थे। ठीक है, तो काई बी को लिए थे तो जो काई बी था तो उस काई बी का ग्राफ को हम यहाँ पर बनाते हैं काई बी का। ठीक है, अब यहाँ चूंकि हम प्योर लिक्विड ए लिए थे, इधर हम प्योर लिक्विड एक काम करते हैं कि प्योर लिक्विड यहाँ पे बी के जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे प्योर लिक्विड बी ले लेते हैं, तो प्योर लिक्विड बी ले लेते हैं तो काई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, तो काई बी का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर काई बी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो काई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्योर लिक्विड बी। ठीक, अब एक चीज को यहाँ पर याद रखना, हम मान करके चल रहे हैं कि जो मेरा लिक्विड बी है वो ज्यादा वोलेटाइल है लिक्विड ए से। वोलेटाइल मतलब जल्दी भाप में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा भाप देगा, और अगर वो ज्यादा भाप देगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना तो उसका वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर पी नॉट बी। मतलब क्या, पी नॉट ए से इसका वेपर ज्यादा निकलेगा। क्यों ज्यादा निकलेगा, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं क्या कि मेरा लिक्विड बी इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड ए। ठीक है, अब एक काम करो, इसको हम ग्राफ को खींचते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम अगर आपस में मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन में इसको मिलाना पड़ता है, तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मिला देते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम सारे एक्सेस को भी मिला देते हैं, तो अगर हम इसको इधर से मिलाते हैं तो ये चला जाएगा इधर इसका ओरिजिन में, ये आ जाएगा आपका इसका ओरिजिन में। तो ये हो गया मेरा जो है वेपर प्रेशर का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर का ग्राफ मोल फ्रैक्शन के टाइम पे। तो ये चीज को अच्छा से याद करके रखना। याद क्या करना, सिंपल सा बात है, इसको एक दो बार देख लेना आपको पता चल जाएगा। हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो मेरा था ये किसका था, ये पी टोटल का ग्राफ था, जहाँ ये पी ए प्लस पी बी को बता रहा, मतलब दोनों लिक्विड को जब हम आपस में मिला लिए तो ये उसके बारे में बता रहा। अगर हम इस वाले एक्सिस के बारे में बात करें कि ये जो मेरा एक्सिस है तो ये जो मेरा लाइन है ये किसको बताता है, तो ये पी ए को बता रहा है, तो ये पी ए को बता रहा है, तो ये क्या आ जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए। इस लाइन को हम देखें तो ये पी बी को बता रहा था, तो ये हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, तो ये हो गया सारे लाइन का मतलब कि किस लाइन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज को याद रख लेना, हम अगर आप लिक्विड बी के जगह लिक्विड ए को ज्यादा वोलेटाइल मानोगे तो यहाँ लिक्विड ए कर लेना। अगर यहाँ पर हम इसको कम वोलेटाइल मान रहे हैं तो जो नीचे जिसको कम मानोगे उसका वेपर कम होगा, जिसको ज्यादा मानोगे उसका वेपर ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक हो गया। ठीक है, तो बाइंडर लिक्विड सोल्यूशन में, आइडियल बाइंडर लिक्विड सोल्यूशन में आपको ये सारा चीज बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ होना चाहिए। एग्जाम में अगर आप स्कूल के एग्जाम दे हुए तो आपसे एग्जाम्पल ज्यादातर पूछता है, बहुत बार आपसे ग्राफ पूछ लेता। हम लोग के टाइम पे ग्राफ ज्यादा पूछता था, एग्जाम्पल कम पूछता था। आज के टाइम पे एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, ग्राफ कम पूछता है। तो जितना भी इसका पॉसिबिलिटी होता था वो सारा का सारा हम लोग पॉसिबिलिटी जो है वो सारा का सारा पॉसिबिलिटी को बता दें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आइडियल बाइंडर लिक्विड सोल्यूशन के बाद
नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आइडियल वाला केस समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, तो नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा लिक्विड सॉल्यूशन जो आपका आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं करता। अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम लोग नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब वो कंडीशन मेरे पास क्या थी तो भाई रॉल्स लॉ वाला कंडीशन था। ठीक, तो पहले हेडिंग डाल लें, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन आइडियल मतलब क्या, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा कहने का मतलब क्या हो गया कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई, पी टी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई प्लस पी नॉट बी इंटू काई। ये तीन कंडीशन हो गई, सॉरी ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो उसमें जीरो था, इसमें सर जीरो के बराबर नहीं होगा। डेल्टा बी मिक्सिंग जो है उसमें जीरो था, सर इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बाकी वो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो, वो पहले ही बोले वो सब में होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सर नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है। मतलब सर वैसा बच्चा जो कोई भी अच्छा बात को मानता नहीं है। तो अगर वो अच्छा बच्चा, अगर वो सारा बात को मानता नहीं है तो गंदा बच्चा हो गया। अब गंदा बच्चे में भी बहुत ज्यादा गंदा बच्चा है कि थोड़ा सा कम ज्यादा गंदा बच्चा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बहुत ज्यादा गंदा बच्चा और बहुत कम गंदा बच्चा कहने का मतलब क्या हो गया कि एक हुआ कि पूरा इतना ज्यादा बदमाशी में रहता है कि उसको कोई चीज से मतलब ही नहीं है, और दूसरा होता है क्या कि सर बदमाशी तो करता है पर बहुत ज्यादा बदमाशी नहीं करता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग जो है जो मेरा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है इसको नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो दो पार्ट क्या क्या होगा, एक को बोलेंगे क्या, नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। देखो दोनों बहुत आसान चीज है, क्यों दोनों बहुत आसान चीज है। अब ये अगर मान लो पी ए जो है वो पी नॉट ए और काई ए के बराबर नहीं है, तो अगर वो पी ए जो है पी नॉट ए और काई ए के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पी ए है वो आपका ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए हो जाएगा, पी बी जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाएगा। ठीक है, और जो पी टी है वो आपका ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी के बराबर हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया। तो अगर मान लो कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग था वो आपका जो इक्वल टू के बराबर नहीं था, तो अगर वो बढ़ जाएगा और मेरा डेल्टा बी मिक्सिंग जो है अगर वो बढ़ जाएगा तो ये जो होगा ये नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, हर एक टर्म जो है वो इससे बढ़ गया। तो अगर हर एक टर्म का वैल्यू आपका ज्यादा आएगा तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल देंगे, और अगर हर एक टर्म का वैल्यू आपका कम आएगा, ठीक है, कम आने का मतलब क्या चाहिए कि ये जो आप पी ए जो है वो नेगेटिव, आपका पी ए जो है वो स्मॉलर देन पी नॉट ए इंटू काई ए हो जाए। ठीक है, पी ए जो है वो स्मॉलर देन पी नॉट ए इंटू काई ए हो जाए, पी बी जो है वो स्मॉलर देन पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाए, पी टी जो है वो स्मॉलर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी हो जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था मेरे पास, दूसरा कंडीशन था मेरा बी नंबर में, ठीक, ये ए नंबर कर लेना इसका, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो आपका स्मॉलर देन जीरो हो जाए और डेल्टा बी मिक्सिंग जो है वो आपका स्मॉलर देन जीरो हो जाए। तो ये सारा अगर कंडीशन को फॉलो करता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। तो यही चीज आपको बोल रहे थे कि सर आइडियल में सारा कंडीशन को फॉलो करता है, नॉन आइडियल में आपका सारा कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर सारा कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो या तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा या फिर उसका वैल्यू घट जाएगा। अगर वैल्यू बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, अगर वैल्यू घट गया तो उसको नेगेटिव डेविएशन के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो वहां पे एक्सप्लेनेशन दिए तो उसमें ग्रेटर देन कर लेना, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो है वो आपका ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो वो सारा चीज को बस अपोजिट कर देगा। ठीक है,
उसके बाद बात आता है कि सर इसका ग्राफ क्या होगा। तो जो आइडियल में जो ग्राफ आपका जो ऊपर के साइड में आता था, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन में वो ऊपर के साइड हो जाएगा, और नेगेटिव डेविएशन में जो होगा वो आपका नीचे के साइड में आ जाएगा। ठीक, चलो अब 1 बाई 1 करके जो है इसमें भी हम एक एक करके अच्छा से बात कर लेते हैं। ठीक, ये तो आपको एक रफ आइडिया दे दी। अब हम पहले नेगेटिव डेविएशन को और पॉजिटिव डेविएशन को अच्छा से डीपली कर देते हैं, ताकि आपको एसएसएन रिजल्ट का भी क्वेश्चन जो हो वो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ो कि आपको इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर हम पहले बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पहले हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन को, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन आपका क्या होता है। ठीक, तो रफली तो आपको ये चीज पता चल गया कि रफली आपको ये चीज क्या पता चल गया कि आपका जो है पीए का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए का ये, पीवी का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट बी का ये, और जो आपका पीटी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन आपका पी नॉट ए का ये और पी नॉट बी का बी के बराबर होगा। ठीक है, लगे हाथ इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। हम वहां पे जो ग्राफ बनाए थे ना, तो वो ग्राफ में हम क्या किए थे कि आपका सारा टर्म को बराबर कर दिए थे। जैसे यहाँ पे इसको काई ए 1 माने थे तो काई बी 0, यहाँ पर इसको काई बी अगर हम यहाँ पर 1 माने तो यहाँ इसका काई ए का वैल्यू हो गया था 0। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किए थे, इस टाइप से उसका ग्राफ को खींचे थे, और इस टाइप से जो इसका ग्राफ को खींचे थे, तो ये जो इस टाइप से हम इसका ग्राफ को खींचे थे ना, तो इसमें क्या किए थे कि ये सारा टर्म को हम आपस में मिला दिए थे। तो ये हो गया था मेरा क्या, पी नॉट ए, ये हो गया था पी नॉट बी। उसके बाद ये हम आते हैं इधर साइड में। ठीक, तो ये हो गया मेरा काम। अब चूंकि सारा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का बात कर रहे हैं, तो ये जो आपको ग्राफ जो आपको इस तरह से लीनियर मिलना रहा था, मतलब कि इस तरह से आपको जो मिलना चाहिए था, इसका सारा का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका पीए जो है ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू का ये है, आपका पीवी जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू का बी है, पीटी जो है वो ग्रेटर देन पी नॉट ए का ये और पी नॉट बी का बी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका वैल्यू जो है, ये आप अगर देखोगे तो इसका सारा वैल्यू आपका यहाँ पर बड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका ग्राफ, पीटी इज ग्रेटर देन आपका पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी, ये इस लाइन को बता रहा, ये आपका किसको बताएगा, तो पीए ये इस वाले लाइन को मेरा बताएगा, जहां पर आपका होता क्या, पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू का ये, और ये था पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू का बी। मतलब वो सारा जो आपका आता था, ये आपको जो डॉटेड है ना, इसी तरह से हम लोग अगला पॉइंट को भी देखते हैं, जहां पर हम लोग ने पढ़ा था डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव। इसका मतलब भी समझाते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरा बी नंबर पॉइंट क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। देखो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या चाहिए होगा, हम इसको दूसरा लैंग्वेज में ये भी चीज कर सकते हैं कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही मेरा डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू पॉजिटिव आता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चाहिए होगा कि यहाँ पर आपको जो बॉन्ड तोड़ना है, तो उस केस में बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बाहर से हीट एनर्जी देना होगा। एंडोथर्मिक यही ना बताता था कि हमको बॉन्ड तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि इट मीन्स heat energy is absorbed during mixing up two liquids। ठीक है, अच्छा एक चीज सोचो कि यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। सर उस वाले केस में तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, पर इस वाले केस में हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। अब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, दो लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ए और मेरा ये हो गया लिक्विड बी। ठीक है, ये हो गया लिक्विड ए,
ये हो गया मेरे पास लिक्विड बी। तो लिक्विड ए और बी में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा ए के बीच में और बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहा होगा। अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहा होगा तो ये बॉन्ड को जब तक हम ए और ए के बीच का बॉन्ड, बी और बी के बीच का बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं, तब तक मेरे पास ये ए और बी के बीच का नया बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या चाहिए कि कहीं ना कहीं जो मेरा ए इंटरेक्शन है और ए एंड बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सर पुराना बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब जाकर के नया बॉन्ड बनेगा। तो ए का बीच का बॉन्ड, बी का बीच का बॉन्ड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तब ये बॉन्ड टूटेगा, तब जाकर के ए बी इंटरेक्शन का बॉन्ड बनेगा, वो मेरा इसके कंपैरिजन में वीकर होगा। तो नया वाला बॉन्ड वीकर है, पुराना वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से हीट हमको देना पड़ेगा, हीट देना पड़ा तो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक करने का मतलब सर ये वैल्यू जो है मेरा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग का कहानी हो गया। इसी हिसाब से अब हम थर्ड कंडीशन पे देखते हैं, जहां पर मेरे पास था डेल्टा बी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि डेल्टा बी मिक्सिंग जो है वो मेरा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो एक चीज को देखो, जैसे मेरा है क्या डेल्टा बी मिक्सिंग ये होना चाहिए मेरे पास क्या पॉजिटिव। अच्छा एक चीज सोचो, ये जो डेल्टा बी मिक्सिंग है ये पॉजिटिव कहने का मतलब क्या चाहिए, इसका कहने का मतलब क्या चाहिए कि अगर आप 10 ml सॉल्यूशन ए को अगर आप 10 ml सॉल्यूशन बी में मिलाओगे तो आपको 10 और 10 20 नहीं मिलने वाला, ये आपको 21 ml सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ये हो गया जादू। 10 ml अगर हम लिक्विड ए ले रहे हैं, आप 10 ml आप लिक्विड बी ले रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन करने से ज्यादा में लिक्विड ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा भूलने में। अगर आप 10 ml लिक्विड ए ले रहे हो, 10 ml आप लिक्विड बी ले रहे हो, तो आपको 10-10-20 की जगह आपको 21 ml मिलने वाला है। अब बात आएगी सर आखिर ये ऐसा जादू कैसे हो गया, उसमें हम आइडियल में तो 10 और 10 मिला करके 20 बना रहे थे, पर यहाँ 10 और 10 मिला के 21 कैसे बना दिए। तो इसका वॉल्यूम बढ़ने के पीछे का रीजन क्या चाहिए, तो रीजन बोला गया दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन intermolecular attractive force, intermolecular attractive force which result in increase in volume। मतलब जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आपका कम हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो आपका कम हो गया, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने की वजह से आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, चलो इसका भी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट एग्जांपल होता है सर अल्कोहल का वाटर में। जैसे आप मिथाइल अल्कोहल को पानी में डाल दो, आप इथाइल अल्कोहल को पानी में डाल दो। आप अगर मान लो कि सर आपका अगर आप 10 ml अल्कोहल को 10 ml वाटर में डालोगे तो 20 ml नहीं मिलेगा, 21 ml मिलेगा। मतलब आपका वॉल्यूम 20 से तो बड़ा ही मिलने वाला, वो 21 होगा कि 22 होगा, नाप करके देख लेना। मतलब ये फायदा हो गया ना कि दारू को अगर हम पानी में डालें तो मेरा जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा, तो इसलिए दारू को पानी में मिला करके ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाँ इसका मतलब भी नहीं कि दारू पीने के लिए चले जाना, नहीं तो क्लास 10 का बुक उठा के पढ़ लेना कितना अच्छा फायदा है दारू का और कितना अच्छा नुकसान है दारू का। ठीक है, तो ये चीज़ को कभी मत सोचना सर दारू पीने बोल रहे हैं। ठीक, अब इसी हिसाब से हम और सारे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो और सारे एग्जाम्पल में देखो तो एसीटोन का CH2 में ले लो, चाहे एसीटोन का आप जो है साइक्लोहेक्सेन में सॉल्यूशन ले लो, वो आपका सारा का सारा इसके अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, या लास्ट एक कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप क्लोरोफॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, अब एक और इसमें एसीटोन वाला नहीं था कि एसीटोन का जो आपका है वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सारा को याद करने का भी तरीका बताया था। यहाँ पर याद रखना नॉर्मली जितना भी आप लोगे नॉन पोलर 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 नॉन पोलर, दारू वाला तो याद नहीं रहता है। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली हमको क्या पता चलता है कि नॉन पोलर का, अगर हम नॉन पोलर के साथ सॉल्यूशन लेते हैं तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। अब बाकी दारू जिंदा ठीक। अब एक लास्ट चीज पे आते हैं। मेरा लास्ट जो कॉन्सेप्ट था नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन उसको भी समझा देते हैं, उसको भी समझ लो कि सर नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या होता है। अब दो को पढ़ करके आपको इसमें खुद समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर जो मेरा रिजल्टिंग वैल्यू आने वाला है वो मेरा रिजल्टिंग वैल्यू जो है कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू से कमी आएगा। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन का क्या होता है, तो वही तीन कंडीशन पे आ जाते हैं। तीन कंडीशन में क्या चीज था कि सर पीए जो है वो पी नॉट ए इंटू काई, पीबी जो है वो पी नॉट बी इंटू काई बी, और आपका जो पीटी जो है वो पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। इन सबसे जो है वो आपका हर हाल में कम होगा। तो जब हर हाल में कम होगा तो इस तरह से हम लोग कम करके दिखा देते हैं। बराबर नहीं होगा तो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे तो इसका जब हम ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या था यहाँ पे काई इक्वल टू 1 तो काई बी इक्वल टू 0, यहाँ काई बी इक्वल टू मेरा क्या चीज हो गया 1, तो यहाँ पे काई ए इक्वल टू 0। मेरे पास इस तरह से दो पॉइंट आया था, वो जो इस तरह से जो मेरे पास पॉइंट आया था इसको माने थे पी नॉट ए, इसको माने थे पी नॉट बी। ठीक है, तो ये जो बढ़ा हुआ आया था अब ये मेरा घटा हुआ आएगा। जो यहाँ पर ये मेरा इस तरह से आया था ये भी मेरा घटा हुआ आएगा, और जो यहाँ पे मेरा इस तरह से आया था ये भी मेरा घटा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। हमें चाहिए क्या चीज था, हमें चाहिए था ये एक्चुअल ये होना चाहिए था ACTUL। ठीक है, जबकि वास्तव में हमें ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो से जो सारा चीज था आपका इधर वाले एक्सिस पे वेपर प्रेशर हो गया, इधर वाले एक्सिस पे आपका कंपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद में रखना होगा कि आपका आइडियल सॉल्यूशन में ये वाला डॉटेड वाला लाइन होना था, आपका पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ जाता है यही ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन में घट जाता है यही ग्राफ। तो तीनों ग्राफ में बस पहला वाला ग्राफ को अच्छे से कर लो, बढ़ेगा तो बढ़ा देना, घटेगा तो घटा देना। ठीक है, अब इसका हम अगर सेकंड वाला केस पे आ जाए तो सेकंड वाला केस क्या चीज था मेरा, सेकंड वाला केस था डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो मेरा निगेटिव होना चाहिए। तो वही डेल्टा एच मिक्सिंग जो निगेटिव वाला केस था उस पर भी हम लोग बात करके देख लेते हैं कि जो मेरा था डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव। तो इसको देखो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू निगेटिव कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि हीट एनर्जी रिलीज होने वाला, अगर हीट एनर्जी रिलीज होने वाला तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक होने का ना, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि आपका इस केस में एनर्जी बाहर बहुत ज्यादा निकलेगा, मतलब नया बॉन्ड बनने पे एनर्जी ज्यादा निकलेगा पुराना बॉन्ड तोड़ने के अपेक्षा। मतलब कि जो नया बॉन्ड होगा वो पुराना बॉन्ड से उस वाले में मेरा क्या चीज था वीकर था, तो इस वाले में हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। तो इट मीन्स हीट एनर्जी इज रिलीज, इट मीन्स हीट एनर्जी इज रिलीज्ड during mixing up two liquids। मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगा दो लिक्विड के मिलने के बाद। ठीक है, चलो इसको भी वही लिक्विड वाला एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया मेरे पास लिक्विड ए, यहाँ पर इसको ले लो लिक्विड ए, यहाँ पर मेरे पास हो गया सर लिक्विड बी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास लिक्विड बी। जब इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो मेरे पास जो, अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये जो मेरे पास ए बी वाला जो सॉल्यूशन मेरा जो बनने वाला है, तो ये जो मेरा ए बी वाला सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया लिक्विड बी, ये हो गया लिक्विड ए। तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास जो बन रहा है ये सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटरेक्शन is stronger than AA and BB interaction। ठीक है, तो ये चीज को भी अच्छे से याद करके रख लेना। ठीक है, कि यहाँ पर AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन कमजोर होगा
और ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, थर्ड केस पे आ जाते हैं, जहाँ पे थर्ड केस पे क्या बात किए थे, वॉल्यूम जो आपका होगा वो आपका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा। मतलब अगर हम 10 ml लिक्विड ए का लें, 10 ml लिक्विड बी का लें, तो 20 ml नहीं मिलेगा, ना 21 ml मिलेगा, ये 20 ml से कम मिलेगा, वो 19 हो सकता है, 19.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर केस में आ जाते हैं कि डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज, it means volume decrease during mixing up two liquids। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा दो लिक्विड को मिलाने से। ठीक है, जैसे अगर हम 10 ml लिक्विड ए ले लें, 10 ml लिक्विड बी ले लें, तो सॉरी उस केस में 19.5 ml सोल्यूशन मिलेगा। मतलब 20 ml नहीं मिलेगा, 19.5 भी हो सकता है, 19.5 से कम भी हो सकता है, 20 नहीं मिलेगा, 20 से कम मिलेगा। मेन बात हमको यही चीज को करना था। ठीक है, अब बात आया कि सर ऐसा क्यों हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज क्यों कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज करने का भी रीजन दीजिए। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपका बढ़ गया, सीधी सी बात है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग, दिस इज ड्यू टू increase in strength of intermolecular attractive force, strength of intermolecular attractive force, intermolecular attractive force between mixing up two liquid। ठीक है, between mixing up two liquids। ठीक, अब लास्ट आता है इसका एग्जाम्पल सर क्या क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, जो आप एसिड को वाटर में जो आप मिलाते हैं, तो एसिड को जो आप वाटर में मिलाते हो तो वो सारा का सारा जो है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। आपको सिंपल से एक चीज यहाँ पे याद करने का तरीका बताते हैं। जब भी आप एसिड और वाटर को देखते थे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ना, कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो जब एसिड को आप डाइल्यूट करने जाते हो तो अगर 10 ml HCl को 10 ml वाटर में डालोगे तो कभी भी 20 ml नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सीधा सा बात है हीट एनर्जी के साथ साथ वाटर का कुछ मॉलिक्यूल जो है वो आपका वेपर बन के उड़ जाएगा एसिड के साथ साथ। इसलिए एसिड बर्न में बोला गया था क्या कि फेस से दूर रखना, नहीं तो उसका जो वेपर के साथ जो एसिड निकलेगा ना वो चेहरा को चला देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम कम हुआ ना, तो ये जो वॉल्यूम कम हुआ वो वॉल्यूम आपका एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी के रूप में चेहरा पे जाने पे जल जाता है, तो इसलिए शरीर से दूर रखना। फिर अगर हम इसका और एग्जांपल को देखें तो एसीटोन का हाइड्रोजन बॉन्ड हम देख कर सकते हैं, जो मेरे पास एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ CH-Cl3 के साथ जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक एग्जांपल आप कर सकते हो ईथर का क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर का फॉर्मूला क्या हो गया, ROR, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, तो हम कैसे याद करते हैं उसको, अच्छा इधर लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, उधर कट जा रहा है। देखो, तो हम कैसे याद रखते हैं इसको भी हम अच्छे से समझा देते हैं। हम सिंपल सा इस हिसाब से याद करके रखे हुए हैं। ठीक है, 5वां नंबर C2H5O C2H5, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड CH-Cl3 के साथ। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर भी हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद करने का तरीका क्या कि इसमें हम देख लेते हैं एसिड का डाइल्यूशन वाला, चूंकि क्लास 10 से हम पढ़ करके रखे कि सर जितना भी एसिड का डाइल्यूशन होता वो सारा का सारा एसिड का जो डाइल्यूशन वाला केस होता वो सारा आपका इसी के अंतर्गत चला जाता है निगेटिव डेविएशन में, क्योंकि वॉल्यूम उसमें कम हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, और दूसरा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। ठीक है, तो इस तरह से सारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाता है। फिर से एक बार एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता देते हैं। रॉल्स लॉ में क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, होमोलोगस फ्रीज इसी में आ जाएगा। फिर आपका क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इसी में आ जाएगा, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप वाला इसमें आ जाता है। आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ आपका पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या बात किए थे कि उसमें आपका जो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच का वाला बॉन्डिंग होता है वो उसमें चला जाता है। और ये सबसे आसान होता है कि सर इसमें एसिड का आप डाइल्यूशन करो पानी डाल करके, या हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बनाओ, आप वो दोनों इसमें चला आता है। ठीक है, वहां पर याद रखना अल्कोहल उसका बढ़िया वाला एग्जाम्पल था, अल्कोहल का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पर वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सोथर्मिक नहीं होता था।
अल्कोहल और पानी वाला आपका उसमें याद रखना एंडोथर्मिक होता है, तो वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से हम अपना आगे सीरीज को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।